नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बिग ब्रेकिंग के साथ खबरों की शुरुआत करेंगे भोपाल से। बड़ी खबर जहां पर राज्यपाल का स्पीकर को पत्र आया है। राज्यपाल ने खत में कई सवाल पूछे। नेता प्रतिपक्ष के पत्र का हवाला देकर सवाल किया। स्पीकर के नीतिगत फैसलों पर आपत्ति जताई है। अविश्वास प्रस्ताव पर हालांकि कोई कार्रवाई नहीं, सवाल पूछा। बीजेपी विधायक शरद कोल के इस्तीफे पर भी सवाल। इस्तीफा स्वीकारना विधानसभा की नियमावली के खिलाफ। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जरूरत बताई। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही न होने तक स्पीकर के निर्देश पर प्रमुख सचिव विधानसभा काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यपाल ने पत्र में कई सारे सवाल पूछे। स्पीकर को खत लिखा। नेता प्रतिपक्ष के पत्र का हवाला देकर सवाल पूछा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्पीकर के नीतिगत फैसलों पर आपत्ति जताई गई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं भोपाल से। अनुराग, स्पीकर के नीतिगत फैसलों पर आपत्ति जताई है राज्यपाल ने। बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि जो नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो उनको चिट्ठी मिली थी और उसमें जो आपत्तियां जताई गई हैं, और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मौजूदा विधानसभा स्पीकर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में अभी चूंकि नीतिगत फैसले लेने का अधिकार विधानसभा स्पीकर को नहीं है, और इस बात का की सलाह भी जो है राज्यपाल की तरफ से विधानसभा स्पीकर को दी गई है कि जब तक प्रोटेम स्पीकर का सिलेक्शन नहीं हो जाता है और जब तक अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन के अंदर कार्यवाही नहीं होती है, तब तक प्रमुख सचिव विधानसभा को ही नीतिगत फैसले लेने का अधिकार दिया जाए। उस पर विचार जरूर विधानसभा स्पीकर कर सकते हैं, लेकिन अब प्रमुख सचिव विधानसभा को इस बात के अधिकार दिए जाने की सलाह राज्यपाल ने विधानसभा स्पीकर को दी है। साथ ही राज्यपाल ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो शरद कोल जो बीजेपी के विधायक हैं और उनका इस्तीफा मंजूर किया गया है, वो भी नीतिगत निर्णय के खिलाफ है और इसको लेकर भी विचार किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब सरकार के जाने के बाद विधानसभा स्पीकर को लेकर सियासत छिड़ गई है, और जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता है तब तक तो स्पीकर के पद पर एनपी प्रजापति रहेंगे। लेकिन अब राज्यपाल ने इस बात की सलाह दी है कि विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई को संचालित किया जाए। अनुराग, बड़ा सवाल ये भी है कि शरद कोल के इस्तीफे पर इतना विवाद क्यों है, और शरद कोल क्या मांग कर रहे हैं? कोई बातचीत हो पाई है आपकी क्या? देखिए, शरद कोल ने एक चिट्ठी लिखकर इस बात की मांग की है कि उन्होंने जब अपना त्यागपत्र दिया था तब वो दबाव में थे और अब नहीं चाहते कि वो विधानसभा की सदस्यता से उनकी खत्म हो, और इसी को लेकर उन्होंने दोबारा पत्र भी लिखा है। और इसी को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है कि जब उनका इस्तीफा लिया गया था तब वो दबाव में लिया गया था और अब उनके इस्तीफे को नामंजूर किया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर कल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और शिवराज ने राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। तो अब जो है शरद कोल के इस्तीफे को लेकर तकनीकी पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब इस पर क्या फैसला विधानसभा स्पीकर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग, हमने देखा था किस तरह से बेंगलुरु से जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दिया था। 22 विधायकों का इस्तीफा, 6 मंत्रियों का इस्तीफा स्पीकर ने मंजूर किया, उसके बाद 16 विधायकों का, और उसके बाद शरद कोल का इस्तीफा मंजूर किया गया। हमेशा देखा गया जब भी स्पीकर के पास ऐसे इस्तीफे आते हैं तो उस पर गहन विचार किया जाता है। तो क्या स्पीकर ने इस पर गहन विचार नहीं किया होगा? जैसा कि शरद कोल बता रहे हैं कि उन्होंने त्यागपत्र दबाव में दिया, और किसके दबाव में दिया होगा त्यागपत्र? बिल्कुल, देखिए, इसको लेकर जब तमाम तरह के इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, उसी में शरद कोल का इस्तीफा भी विधानसभा स्पीकर ने मंजूर किया है। और इस बात का हवाला दिया जा रहा है कि जो शरद कोल है उन्होंने अपना इस्तीफा लिखित में दिया था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है, और ऐसे में उनका इस्तीफा मान्य होता है। यानी कि एक तरीके से माने तो शरद कोल का इस्तीफा हो चुका है, वो स्वीकार हो चुका है, और विधानसभा की तरफ से उनके विधानसभा क्षेत्र की सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी विधायक से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता आपत्ति जताते हुए नजर जरूर आ रहे हैं। लेकिन अब इस पर किस तरीके का फैसला और क्या कार्रवाई की जाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि यदि स्पीकर की नियम और प्रक्रियाओं का को माने तो उसके तहत तो शरद कोल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और उनके विधानसभा की सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब क्या आगे के पहलू होंगे, इन तमाम बातों को लेकर तकनीकी पहलुओं पर भी विचार किया जा रहा है, और उसके बाद
क्या नया फैसला निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अनुराग, अब प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन की बात सामने आ रही है। कब तक प्रोटेम स्पीकर का सिलेक्शन हो सकता है, और बताइए कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा कब तक पेश कर सकती है? बिल्कुल देखिए, 23 तारीख को जो है बीजेपी अपने विधायक दल की बैठक कर सकती है। 24 तारीख को राज्यपाल के सामने दावा पेश किया जा सकता है, और जब सदन में कार्रवाई होगी तो जो विधानसभा स्पीकर का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको लेकर भी चर्चा होगी, और हो सकता है कि विधानसभा स्पीकर अपने पद से इस्तीफा दे दें। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी, जो कि नई सरकार को शपथ और विधानसभा में सदस्यों को सदस्यता दिलाने का काम करेंगे, और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब ये तय हो गया है कि नई सरकार का गठन 25 मार्च तक कर दिया जाएगा, क्योंकि 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में 25 तारीख तक नई सरकार का गठन होना बिल्कुल तय है। लेकिन कोरोना के चलते ही 1-2 दिन का डिले जरूर किया गया है, लेकिन 23 तारीख से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, और अब प्रोटेम स्पीकर ही जो है वो विधानसभा की कार्रवाई को देखेंगे, ऐसा भी तय माना जा रहा है। बिल्कुल, जो कुछ भी खत सामने आया अनुराग, वो नेता प्रतिपक्ष के पत्र के हवाले से ये पत्र लिखा गया है। तो नेता प्रतिपक्ष ने क्या मांगे की थी? देखिए, नेता प्रतिपक्ष ने कल राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस बात का ज्ञापन अनुराग की आवाज नहीं आ रही है, दोबारा जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, राज्यपाल ने स्पीकर को खत लिखा है, और ये खत नेता प्रतिपक्ष के पत्र के हवाले से कई सवाल पूछे गए हैं। राज्यपाल का स्पीकर को पत्र, और आपको बता दें उन्होंने प्रोटेम स्पीकर के सिलेक्शन की ज़रूरत बताई है, जल्द ही इसका सिलेक्शन हो, और बीजेपी विधायक शरद कोल के इस्तीफे पर भी सवाल खड़े किए। अनुराग, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है, कल नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान ने भी राज्यपाल से मुलाकात की थी और इस बात की मांग की थी कि जो बीजेपी के विधायक हैं शरद कोल, उनका इस्तीफा गलत तरीके से मंजूर किया गया है। जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था तब उनसे दबाव में वो इस्तीफा लिया गया था, और अब वो अपने इस्तीफे को नामंजूर करने की मांग कर रहे हैं। तो इसको भी विधि और विधान के तहत इसको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि विधानसभा स्पीकर और जो हमारे जानकार हैं वो बता रहे हैं कि शरद कोल का इस्तीफा मंजूर हो चुका है और उनकी सीट को रिक्त भी घोषित कर दिया है। तो ऐसे में अब शरद कोल का इस्तीफा नामंजूर किया जाना ये बेहद मुश्किल जरूर नजर आता है। लेकिन राज्यपाल के दिशा निर्देशों के बाद क्या विधानसभा सचिवालय इस पूरे मामले को लेकर फैसला लेता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। अनुराग, आप बने रहिएगा। इस वक्त रजनीश अग्रवाल साहब, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश साहब, बहुत बहुत स्वागत। और आज सर, नेता प्रतिपक्ष के पत्र के हवाले से राज्यपाल ने स्पीकर को खत लिखा और कई सारे बातें उन्होंने कही हैं, मसलन कि उन्होंने स्पीकर के नीतिगत फैसलों पर आपत्ति जाहिर की। आपकी टिप्पणी? देखिए, हमारी टिप्पणी वही है जो नेता प्रतिपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने जो ज्ञापन महामहिम को सौंपा है, और महामहिम ने भी उन ज्ञापन के आलोक में विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है। लिखित बात है, इसमें कहीं कोई छिपने छिपाने जैसा मसला नहीं है। और जो अभी अनुराग जी बतौर संवाददाता उनके जानकारों से और उनके हवाले से बता रहे थे, मैं उनको भी बता दूं और बाकी जानकारों को भी समझा दूं कि इसी विधानसभा के दौरान इन्हीं अध्यक्ष जी ने अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीने पहले ही प्रद्युम्न लोधी जी का जो पद वो है सदस्यता रद्द करते हुए, वहां प्रहलाद लोधी जी का सदस्यता रद्द करते हुए पत्र भेजा था चुनाव आयोग को, नोटिफिकेशन जारी करके, और वो सब वापस हुआ। तो इसमें सवाल निर्णय का है, संविधान सम्मत निर्णय का है, न्याय का है। और मुझे लगता है कि इन सभी विषयों पर, जिन विषयों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, न्याय ही होगा, क्योंकि संविधान किसी एक व्यक्ति तो अग्रवाल जी, क्या आपको नहीं लगता कि स्पीकर ने जो फैसले दिए हैं वो संविधान सम्मत है, न्याय सम्मत है? मुझे लगता है कि स्पीकर एक विधायी और न्यायालयीन व्यवस्था है विधानसभा की दृष्टिकोण से, इसलिए हम उस पर बिना किसी कारण के इस प्रकार के अभी प्रश्न चिन्ह लगाएं यहाँ सार्वजनिक तौर पर उचित जान नहीं पड़ता। यथास्थान हमने वो बात कही है, और वो महामहिम राज्यपाल की ओर से पत्र के बतौर
विधानसभा अध्यक्ष जी को पहुंची है। मुझे लगता है कि जो कहीं चूकें हुई होंगी, गलतियां हुई होंगी किसी दबाव के कारण, किसी आग्रह दुराग्रह के कारण, वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए मुझे लगता है कि उस व्यवस्था का हम आदर करते हुए। लेकिन अग्रवाल जी, शरद कोल के इस्तीफे पर अगर हम बातचीत करें, शरद कोल ने ऐसा क्यों कहा कि उनको इस्तीफा जो उन्होंने भेजा वो दबाव में, किसके दबाव में भेजा होगा? ये शरद कोल जी बेहतर बता सकते हैं। उन्होंने पत्र के द्वारा लिखा, जो प्रक्रियागत है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए लिखा, और इसका एडमिट करने का काम स्वयं विधानसभा अध्यक्ष जी ने किया। इसलिए शरद कोल जी की सदस्यता तो यथावत रहेगी। कैसे रहेगी? कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। कैसे और जो रहेगी? जानकार कह रहे हैं, उन जानकारों के लिए भी मैंने कहा कि प्रहलाद लोधी जी का उदाहरण सबके सामने है। और ये निर्णय कब, कहां, कैसे विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा लिए जा सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष जी इस बारे में क्या कर सकते हैं, और आने वाला सदन जब सत्र का आहूत होगा वो सदन इस बारे में क्या निर्णय ले सकता है। मुझे लगता है कि इन सब विषयों के बारे में चर्चाएं आने वाले समय में होंगी। लेकिन अग्रवाल जी, अब जो शरद कोल की सीट है वो रिक्त हो चुकी है, उस पर तो अब 6 महीने के अंदर उपचुनाव होने वाला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो जाएगी? कमरुद्दीन साहब, मैंने अभी आपको पूरी कहानी पढ़ दी। मैंने कहा कि पवई के विधायक प्रहलाद लोधी जी के मामले में सदस्यता रद्द करके उनके मामले में भी सीट वैकेंट करने का नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को भेज दिया था। मैंने अभी आपको ही सुनाया, 2 बार सुनाया। नहीं तो इनका मामला अलग है ना सर। अरे इन्होंने इस्तीफा दिया, स्पीकर ने इस्तीफा मंजूर किया, तो ठीक है, आप अपने मन से निर्णय सुना दीजिए। मैंने मेरे से बात पूछी, मैंने बता दिया, उत्तर दे दिया आपको जी। तो ये बताइए कब तक आप लोग सरकार बनाने का दावा पेश कर रहे हैं सर? समय आने पर कर देंगे, अभी इंतजार करिए। और चेहरा चुन लिया आप लोगों ने? नहीं, चेहरा चुनेंगे तो आपके सामने आएगा। लुका छुपी करके कमरुद्दीन साहब नहीं होता ना चेहरा। ये विधायक दल की बैठक होगी, बाकायदा प्रक्रिया पूरी संपन्न करके आप मीडिया से हम लोग कहां दूर चले जाएंगे। वो लुका छिपी करने का कोई कारण नहीं। विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वो इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो क्या चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे शिवराज सिंह चौहान? हमारे गोपाल भार्गव जी हैं। अग्रवाल जी, मैंने कहा मीडिया में तो ये भी चल रहा है कि इस बार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। देखिए, ये मेरे अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने प्रक्रिया बताई आपको कि अभी विधायक दल के नेता हमारे गोपाल भार्गव जी हैं, और अगर केंद्र पार्लियामेंट्री बोर्ड के आग्रह पर जब जिस प्रकार की बात करेगा तो वो आप मीडिया के मित्रों के साथ में सामने होगा। कहीं उससे लुका छिपी दुराव का मामला नहीं है। लेकिन जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि कई सारे दावेदार हैं बीजेपी में, मसलन नरेंद्र सिंह तोमर जो ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, उनका एक प्रभाव है अपना। जब उपचुनाव होगा तो उनके बहुत सारे विधायक उनके अपने खेमे के विधायक जीत कर आएंगे। बिल्कुल, वो कोई गलत नहीं कह रहा है। जो जानते हैं मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को, ये हमें गर्व और गौरव का विषय है कि हमारे पास में लीडरशिप की एक गैलेक्सी है, हर दृष्टि से मजबूत, हर क्षेत्र के धनी, योग्यता के धनी, संसदीय अनुभव के धनी, गवर्नेंस के मास्टर और जनता में लोकप्रिय, ऐसे लोग हैं हमारे पास। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी आपका वक्त देने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो सुना हमने, रजनीश अग्रवाल साहब जुड़े थे, वो बता रहे हैं कि जो शरद कोल का इस्तीफा है वो भले ही मंजूर हो गया है लेकिन उसे जल्द ही बहाल किया जाएगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया, उससे समझाया, पवई के विधायक के एग्जाम्पल से बताया कि जिस तरह से उनकी बहाली हुई ऐसे ही इनकी भी बहाली होगी, जल्द ही उनकी सदस्यता उन्हें वापस मिल जाएगी। तो राज्यपाल का स्पीकर को पत्र सामने आया, प्रोटेम स्पीकर को लेकर कई सारी बातें कही गई हैं, मसलन इस्तीफा स्वीकारना विधानसभा की नियमावली के खिलाफ बताया गया। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जल्द जरूरत बताई गई है। अविश्वास प्रस्ताव पर कार्रवाई न होने तक स्पीकर के निर्देश पर प्रमुख सचिव विधानसभा में काम करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बात जनता कर्फ्यू की। पीएम मोदी की अपील पर आज समूचा देश कोरोना के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। इस जंग में देश के लोग घरों में रहकर ही कोरोना को देश
से भगाने की कोशिश में लगे हैं। देश कोरोना की चेन को तोड़ने में लगा है। रात 9 बजे तक लोग घरों में ही रहेंगे। बाजार, मॉल सब बंद हैं और बसें, ट्रेन का संचालन भी बंद है। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको समझा रहे हैं एमपी छत्तीसगढ़ में जनता कर्फ्यू का कितना असर है। भोपाल, जबलपुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, कोरबा, बालोद, जगदलपुर, मुंगेली, जशपुर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए। और अमूमन हर तस्वीर में आपको एक चीज कॉमन नजर आएगी, सड़कों पर सन्नाटा, हर जगह सन्नाटा आप देख पा रहे हैं। हर किसी ने पीएम मोदी की अपील को समर्थन किया है। हर कोई, आपको बता दें, कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। जानलेवा कोरोना वायरस का असर अब पूरे देश में देखा जा रहा है। कोरोना वायरस का असर कितना है आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। अब 10 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई से लेकर दिल्ली तक की। मुंबई, दिल्ली, विजयवाड़ा, बेंगलुरु, रायपुर, नोएडा, लखनऊ, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, इन तस्वीरों को भी देखिए आप और समझिए। आप घरों में हैं, लिहाजा आपको इन तस्वीरों से रूबरू होना चाहिए। जब आप घर में कैद हैं तो कई शहरों के लोग भी इसी तरह से घर में रहकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि कोरोना का जो चेन है, जो कड़ी है, उसको तोड़ना बेहद जरूरी है। लिहाजा जनता कर्फ्यू एक बड़ी जंग, इसी के लिए जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा कर्फ्यू। भारत बंद जनता ने किया, ऐसा पहली बार हो रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में पूरा देश खड़ा है। कोरोना को लेकर सरकारें एहतियातन कई कदम उठा रही हैं। आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की ये 10 तस्वीरें अब आपके सामने, जहां पर उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, गुना, मंडला, जगदलपुर, रायपुर, इन जगहों की तस्वीरें भी आप देखिए और समझिए कि क्या असर है जनता कर्फ्यू का। कोरोना के खिलाफ पूरा देश इस वक्त खड़ा हुआ है और पीएम मोदी की जो अपील है उसका असर जबरदस्त तरीके से देखा जा रहा है। हर शहरों के लोगों ने इसका पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। पीएम मोदी की अपील का ही असर है कि आज जनता कर्फ्यू है और हर कोई घरों में रहकर जनता कर्फ्यू का समर्थन कर रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, विजयवाड़ा, लखनऊ, श्रीनगर, अमृतसर, त्रिवेंद्रम की तस्वीरें आप देखिए। पूरे देश की तस्वीरें आपके सामने। अब ये 5 तस्वीरें आप देखिए। विजयवाड़ा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे हैं। लखनऊ में भी आप देख पा रहे हैं कि सड़कों पर किस तरीके से, किस कदर सन्नाटा पसरा है। घंटाघर की तस्वीरें लखनऊ की आप देख रहे हैं। श्रीनगर की लाल चौक की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जवान पहरा करते हुए दिख रहे हैं। अमृतसर में भी आप देख रहे हैं कि सड़कें सूनी हैं, गलियों में सन्नाटा है। त्रिवेंद्रम में भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। और जनता कर्फ्यू से जुड़ी कुछ और शहरों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब आपको महाराष्ट्र की खबरें, पुणे, गाजियाबाद, अहमदाबाद, पटना, दिल्ली की तस्वीरें आप देखिए। पुणे में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो पुलिस वैन है वो नजर आ रही है। अहमदाबाद में देखिए किस तरीके से शहरों को सैनिटाइज किया जा रहा है और दिल्ली में भी इसका खास तौर से असर है। जो लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं जाने की फिराक में है, लेकिन ट्रांसपोर्ट भी प्रभावित है, लिहाजा जो जहां है वहीं पर रुका है। और पीएम मोदी ने भी यही अपील की है, जो जहां है वहीं ठहरा रहे, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर इसका खास तौर से असर देखा जा रहा है। पटना में भी खासा असर। अब आपके पास ये तस्वीरें हैं, सेवा जो बंद है, विमान सेवा, उससे जुड़ी हुई तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली की आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने। मुंबई में आप देख पा रहे हैं, मुंबई की तस्वीरें भी, एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विमान सेवाएं भी प्रभावित हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ आपको नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हवाई यातायात भी प्रभावित है। कई एयरलाइन कंपनियों ने हवाई सेवाएं बंद कर दी हैं। ऐसे में विमान सेवा बंद है, लिहाजा एयरपोर्ट पर भी आप देख पा रहे हैं कि जनता कर्फ्यू का कितना असर हो रहा है। जो जहां है वहीं ठहरा हुआ है।
वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी जनता कर्फ्यू पर हमारी ये महा कवरेज जारी है।